गुड मॉर्निंग बच्चों। पीपीजीएन एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। हिंदी की क्लास शुरू हो रही है और हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार। तो हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था कि वह ध्वनि जिसके कि टुकड़े ना हो पाए वर्ण कहलाता है, अक्षर कहलाता है, और वर्णों का समूह जो है वो वर्णमाला कहलाता है। फिर मैंने आपको स्वर बताए थे। स्वर 11 हैं, व्यंजन 33 हैं, संयुक्ताक्षर 4 हैं, ऊष्म व्यंजन जो है वो 4 हैं, अयोगवाह 2 हैं। इस तरीके से विभाजित करके पूरे कुल मिलाकर जो वर्णमाला में वर्ण थे वो 52 थे। ठीक है, आज हम उसी के आगे करते हुए कंटिन्यू लगातार और करते हैं आज की क्लास को शुरू। परंतु उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि पीपीजीएन एकेडमी सैनिक नवोदय मिलिट्री की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका लेके आया है, अवसर लेके आया है। हमारे वीडियोस जो हैं निरंतर यूट्यूब पर जारी किए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन्हें शेयर कीजिए ताकि दूर तक पीपीजीएन एकेडमी की जो आवाज़ है वो पहुंच पाए और हमसे बड़ी मात्रा में जो विद्यार्थी जो हैं जुड़ पाए। उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें कि एकेडमी में प्रवेश लेने में समस्या है किसी न किसी तरह की, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। कक्षा में पढ़ रही हम वर्ण विचार, और इसमें से एक प्रश्न जो है बिल्कुल आपके प्रश्न पत्र में आता है और सबसे पहला टॉपिक भी हमारे हिंदी विषय के अंदर वर्ण का ही है। शुरुआत में ही कर लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि और जो टॉपिक थे उनको करवाना जरूरी समझा और इसलिए मैंने संज्ञा से शुरुआत की थी। चलिए कोई बात नहीं, वर्ण पर विचार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं व्यंजन के बारे में कि व्यंजन जो है, व्यंजन क्या होते हैं या व्यंजन किसे कहते हैं। परीक्षा प्रश्न पत्र में देखिए आपके या तो व्यंजन की परिभाषा प्रश्न के अंदर आएगी और 4 विकल्प दिए हुए होंगे और उन 4 विकल्प में अलग अलग दे रखे होंगे स्वर, व्यंजन, प्लुत या चौथा कोई भी ऑप्शन विकल्प। लेकिन परिभाषा आपको ध्यान में होगी तो आप सही के ऊपर चिन्हित करेंगे। तो देखिए व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है, और जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता। किसकी मदद लेनी पड़ती है? स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। स्वर कितने हैं? 11 हैं, तो वह कहलाते हैं व्यंजन। तो लिखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता या मदद लेनी पड़ती है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, वे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन
व्यंजन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब कोई से भी दे दो आप, क, ख, ट, प आदि, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 33। इनकी संख्या 33 होती है। अब इन व्यंजनों का भी वर्गीकरण किया गया है, इनको बांटा गया है। और किस आधार पर बांटा गया है? श्वास की मात्रा के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो देखिए ये भी प्रश्न बन जाते हैं कि पूछ लिया जाए कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो सबसे पहले मैं पहले आपको एक ऐसे सारणी सी बना के आपको समझा दूं तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी बात। तो देखो कौन कौन से हैं। अब सबसे पहले तो उच्चारण के आधार पर, ठीक है। इसको हम उच्चारण स्थान के आधार पर भी अगर बोलेंगे ना तब भी ठीक है। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। फिर दूसरा जो है श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो है इसको प्राण भी बोलेंगे। इसको प्राण के आधार पर अगर आ जाए तो उसमें भी आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्राण और श्वास एक ही बात है, क्योंकि श्वास के बिना प्राण नहीं है। फिर देखिए संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और फिर है आगत व्यंजन, है ना। आगत व्यंजन। और फिर उसके बाद में जो है आ जाएंगे हमारे अनुस्वार और अनुनासिक, ठीक है। अब एक तो अनुस्वार हो गया और एक हो गया अनुनासिक। तो देखो उच्चारण के या उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें पहले इसके भी 3 हैं। देखिए 3 हैं, इसके भी 3 कौन कौन से हैं? पहला है स्पर्श व्यंजन और दूसरा है स्पर्श का अर्थ है छूना, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन जो कि अंदर स्थित हैं या अंदर से, बहुत अंदर से, मतलब जो उच्चरित हो रहे हैं। फिर है उष्ण व्यंजन। उष्ण का अर्थ तो गर्म होता है वैसे, उष्ण व्यंजन, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है उष्ण व्यंजन। प्रश्न पूछ लिया जाए कि श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो इसमें भी 2 है। देखिए एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण, ठीक है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। अल्प प्राण, अल्प यानी कम, महाप्राण यानी जिसमें बहुत ज्यादा वायु। महा का अर्थ तो वैसे होता है बड़े के अर्थ में ले सकते हैं। तो इसको ये कहेंगे कि वायु जिसमें बहुत ही ज्यादा मतलब प्रवाहित निकल रही है। फिर संयुक्त व्यंजन हो गए और फिर आगत व्यंजन हो गए और अनुस्वार और अनुनासिक हो गए, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में पहले जान लेते हैं कि किसे कहते हैं। उच्चारण के आधार पर
स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, श्वास की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, और इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से व्यंजन जो है संयुक्त है, आगत व्यंजन किसे कहते हैं, अनुस्वार अनुनासिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। इसमें क्या होता है, हमारी जो मुख के अंदर जो जिह्वा है, जो जीभ है, वो अंदर के किन किन भागों को स्पर्श कर रही है। ठीक है, अंदर कौन कौन से भाग हैं हमारे, देखिए हमारे होठ भी हैं, बाहर की तरफ है, लेकिन जब हम कोई भी वर्ण शब्द बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारी जीवा जो है कभी दांतों को स्पर्श कर रही है, कभी कंठ को स्पर्श कर रही है, कभी मूर्धा को स्पर्श कर रही है ना, और कभी जो है कोई वर्ण भीतर से प्रवाहित होता है, यानी हवा एकदम भीतर से निकल के आ रही है, अंतर से, है ना। तो इस तरीके से जीवा विभिन्न भागों को स्पर्श करने का काम कर रही है, इसलिए इन्हें कह रही है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन, तो देखिए जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु, ठीक है, वायु, क्योंकि हवा निकलती है ना जब हम बोलते हैं, तो देखिए श्वास, है ना, वायु मुंह के विभिन्न भागों को छूती हुई, है ना, स्पर्श करती हुई, विभिन्न भागों को छूती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 25। इनकी संख्या 25 है। ब्रैकेट में अंकों में लिख लीजिए, 25 होती है या है। अब देखिए, अब हम पहले वो 25 लिख लेते हैं और मैं आपको वर्ग भी नोट करवा रही हूँ। जैसे क वर्ग है, क, तो क वर्ग में क्या क्या आएगा? आपको मैंने जैसे पिछली क्लास में वर्णमाला भी पूरी लिखवाई और उसमें बताया भी था। तो देखो क, ख, ग, ग, फिर च वर्ग है तो च, छ, ज, झ, फिर ट वर्ग है तो ट, ठ, ड, ढ, ण। ये क्या आपको पूरा एकदम क्लियर, साफ, स्पष्ट दिख रहा है? हल्का तो नहीं है? पेन चेंज करने की जरूरत है क्या मुझे?
चलिए त वर्ग देखिए, त, थ, द, ध, न, और फिर उसके बाद में प वर्ग। तो प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो जो क वर्ग है इसमें वायु किसको स्पर्श करते हुए निकल रही है? इसमें वायु जो है, मैं यहाँ पे वो भाग लिख दूंगी, वो हिस्सा लिख दूंगी, ये कंठ को छूती हुई। किसको? हमारे कंठा भी बोलते हैं, कंठ भी बोलते हैं, है ना। तो कंठ को छू के निकल रही है। देखो उच्चारण करो, क ख ग घ ड़, है ना। कंठ को छू रही है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाएंगे कंठय। कंठय, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। कंठय स्पर्श व्यंजन। उसके बाद में जो च वर्ग है, ज, झ, ज, झ, या, तो ये देखो, ये हमारे तालु को छू रही है। किसे स्पर्श कर रही है वायु? तालु को। तो ये कहलाएंगे तालव्य। ठीक है, उसके बाद में ट वर्ग है, देखो ट, थ, ड, ध, ण। तो ये हमारी मृदा को, किसको? मृदा को स्पर्श करते हुए वायु जो है बाहर की तरफ निकल रही है। अब आप मुझसे पूछेंगे ये मृदा क्या है? देखिए कंठ तो आप समझिए, एक बार ध्यान से देखिएगा, ये कंठ, कंठ है हमारा, है ना। अंदर से वायु स्पर्श करते हुए निकल रही है, कंठ है, क ख ग घ ड़। फिर तालु, तालु अंदर का, देखो जिह्वा के अंदर। आप च, छ, ज, झ, ञ, है ना। तो हमारे तालु को स्पर्श कर रही है। और देखिए जहां पे ऊपर की तरफ, जीभ हमारे ऊपर देखिए टच करेंगे, पीछे की तरफ, बिल्कुल पीछे की तरफ जाएंगे। तो जहां पे, यहाँ पे देखिएगा आप, इधर हमारे मुंह के अंदर, हमारे मुंह के अंदर ऊपर की तरफ आप जब जीवा को स्पर्श करेंगे तो बिल्कुल जो अंतिम जो स्थान है वहां पे देखिए एक इस तरीके से होता है, जीभ बिल्कुल ऊपर की तरफ जो होता है ना, वो इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा ऐसे लाइन सी होती है। आप स्पर्श करके देखिए तब ज्यादा आपको अच्छे से पता चलेगा। बिल्कुल अंतिम भाग जो होता है ना, जहां फिर उसके बाद में कंठ शुरू हो जाता है ना, स्पर्श करके देखिए, वो कहलाएगा कौन सा भाग? मृदा। ठीक है ना, वो मूर्धन्य कहलाते हैं। कौन से? ट, ठ, ड, ढ, ढ, ण। ठीक है, तो ये कौन से कहलाएंगे? मूर्धन्य, मृदा को स्पर्श कर रहे हैं। फिर उसके बाद में देखिए, अब ये त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, जिह्वा किसको स्पर्श कर रही है? दांत को, दंत्य को। तो ये दंत्य कहलाएंगे, दांत को स्पर्श कर रही है। देखिए ये वाले वर्ण में जिह्वा हमारी है जो है दांतों को स्पर्श कर रही है, दांतों को छू रही है, तो ये दंत्य स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। फिर उसके बाद में देखिए प, फ, ब, ब, म, ये जो है ये हमारे होठों को स्पर्श कर रही है। देखिए प, फ, ब, ब, म, प, फ, ब, ब, म, हो रहा है ना स्पर्श, होठों को स्पर्श करते हुए निकल रही है, तो इसलिए ये कहलाएंगे ओष्ठ्य। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं ओष्ठ को स्पर्श कर रही है, इसलिए कहलाएंगे ओष्ठ्य। तो देखिए स्पर्श व्यंजन जिसमें कि वायु मुंह के विभिन्न भागों को छू कर बाहर की तरफ निकलती है, वह कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कुल है 25। 25 में क वर्ग है कंठ्य, च वर्ग है तालव्य, ट वर्ग है मूर्धन्य, त वर्ग है दंत्य और प वर्ग है ओष्ठ्य। ठीक है, इतना आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पत्र में अगर इनमें से कोई भी एक या दो वर्ण दे दिए
और आपसे ये पूछ लिया कि ये वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन तो कहलाते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया स्पर्श व्यंजन में भी अगर उन्होंने साथ में इनमें से अगर नाम दे दिया कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 5 कंठे के हैं, ये तालु के हैं, ये मूर्धन्य के हैं, ये दंत के हैं और ये ओष्ठ के हैं। ठीक है, तब तो आप कर पाओगे, और नहीं तो फिर आप उलझ के रह जाओगे। तो कम से कम मैंने आपको उसी दिन ये बात कह दी थी कि वो वर्णमाला जो मैंने आपको नोट करवाई है उसे आप याद करेंगे ही करेंगे। उतनी बात तो आपको याद करनी है, फिर उसके बाद में ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए ये स्पर्श व्यंजन हमारे स्पष्ट हो गए। इसमें मेरे ख्याल से आपको कहीं कोई दिक्कत, परेशानी, बाधा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। स्पर्श व्यंजन के बाद में जिक्र किया था, देखिए अंतस्थ व्यंजन का। ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन का। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो 5 हर वर्ग, इन 5 वर्गों का जो अंतिम 5वां जो वर्ण है वो क्या कहलाता है, कहाँ से उच्चारित होता है, ये पहले भी बताई थी, नासिका से। हवा कहाँ से निकलती है, नासिका से, और नाक से ही उच्चारित होता है। देखिए, बोल के देख लीजिए आप लोग, स्पष्ट हो जाएगी बात। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है पंचमाक्षर। इनको पंचमाक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हर वर्ग का, देखिए ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का पांचवा जो वर्ण है, 5वां वर्ण क्या कहलाएगा, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर किसे कहते हैं, तो पंचमाक्षर ये कहलाते हैं, ये वाले देखिए पंचमाक्षर कहते हैं इनको। और ये आप चाहो तो लिख लो, और नहीं तो ये आपके सामने लिखा हुआ है ही। ठीक है ना, इसको नोट करवाने की जरूरत भी नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए बात, और वो समझ में आ चुकी है। 5वां अक्षर जो है, 5वां वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। नासिका से उच्चारित होता है। वायु कहाँ से निकलती है, नासिका से निकलती है, इसलिए इनको नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। इसलिए इनको नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा अंतस्थ व्यंजन। मुझे लग रहा है लाइट हो रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं। देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ पूरी तरीके से किसी भी भाग को स्पर्श नहीं कर रही है, और ना पूरी तरीके से वायु जो है बाहर की तरफ निकल रही है ना, ना तो पूरी तरीके से मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श कर रही है जीभ, और ना ही स्वरों की तरह से समान स्वतंत्र रूप से निकल रही है ना, तो वो कहलाते हैं अंतस्थ। भीतर की तरफ ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। ना तो जीवा पूरी तरीके से मुंह के किसी भाग को स्पर्श कर रही है, और ना ही स्वरों की तरह स्वतंत्र रूप से बाहर निकल रही है वायु। ठीक है, तो ये कहलाते हैं अंतस्थ। अंतस्थ मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अंदर स्थित। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय जीभ या जिह्वा, जीभ लिख लो, जीभ मुंह के किसी भी भाग से, मुंह के किसी भी भाग से, मुंह के किसी भी भाग से पूरी स्पर्श नहीं करती है, पूरी स्पर्श नहीं करती
ना ही स्वरों के समान और ना ही स्वरों के समान स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसका उच्चारण जो है स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। इनका उच्चारण जो होता है, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। ये हैं य, र, ल, व। संख्या 4 है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। जीभ पूरी तरीके से किसी भी भाग को स्पर्श नहीं कर रही है और ना ही स्वतंत्र रूप से स्वरों के समान बाहर निकल रही है, तो ये कहलाते हैं अंतस्थित। इनकी संख्या 4 है। ये है य, र, ल, व। ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तीसरा कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। तो देखो, ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, अच्छा इसमें एक ये बात जरूर है, व को लेके जरूर एक बात है, वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले व को दंतोष्ठ्य भी कहते हैं। व वर्ण को दंतोष्ठ्य कहते हैं। ठीक है। क्यों कहते हैं दंतोष्ठ्य? क्योंकि व का उच्चारण करते हुए, जब हम व का उच्चारण करते हैं, ठीक है, क्योंकि व का उच्चारण करते समय दांत और होठों का परस्पर क्या होता है? परस्पर स्पर्श होता है। दांत और होठों का व बोल के देखिए, व होठ भी मिल रहे हैं और दांत भी मिल रहे हैं। ठीक है ना? स्पर्श हो रहा है, मतलब थोड़ा सा भी स्पर्श होता है तो स्पर्श होता है, छू रहा है तो, है ना? तो व वर्ण को क्या कहते हैं? दंत्योष्ठ भी कहते हैं। पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है शायद प्रश्न में, परीक्षा में। तो व वर्ण को कहते हैं दंतोष्ठ। अब ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए, ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से रगड़ खाकर वायु जो है, वायु मुंह से रगड़ खाकर, ठीक है, वायु मुंह से रगड़ खाकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? ऊष्मा। ऊष्मा का अर्थ गर्मी। ऊष्मा उत्पन्न करती है।
वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं या उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या जो है 4 है। ये है श, श, स और ह। शलगम वाला श, षटकोण वाला श, क्ष और स्लेट वाला स और ह। ठीक है, तो ये 4 हैं, श, क्ष, स, ह। इस श के बोले में देखिए क और स दोनों साथ में बोल जाते हैं, श। ठीक है ना? श, गर्म हवा बाहर की तरफ निकल रही है, श। क श साथ में बोल जाता है, क्ष, तब भी गर्म हवा निकल रही है। स, तब भी देखिए गर्म वायु निकल रही है। ह, तब भी। तो चारों हैं, श, क्ष, स, ह। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गए उच्चारण के आधार पर 3। कौन कौन से हो गए? देखिए पहला था स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। चलिए अब हम करेंगे प्राण के आधार पर, यानी कि श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णों को, व्यंजनों को कितने भागों में विभक्त किया गया है, ये देख लेते हैं। तो श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास यानी प्राण की मात्रा के आधार या श्वास के आधार पर, जैसे भी मतलब बात वही है। तो देखो श्वास की मात्रा पर 2 भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। पहला है अल्प प्राण। तो अल्प का मतलब ही होता है कम, है ना? तो क्या होगा? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है, श्वास वायु कब निकलती है? श्वास वायु कब निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण वर्ण या व्यंजन कहते हैं। अब कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है, आता है इसके अंतर्गत, है ना? इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। अब जैसे क वर्ग है, क वर्ग का देख लो, च का और ट का और त का और प का। तो देखो पहला है क, इसमें च, इसमें ट, इसमें त और इसमें प। और इसमें तीसरा कौन सा हुआ? ग।
इसमें च छ ज ट ठ ड त थ द प फ ब, फिर घ को छोड़ दो, पांचवा च छ ज, ये हो गया, अणा हो गया, न हो गया, प फ ब भ म। ठीक है, ये पहला, ये तीसरा और ये पांचवा। 135 याद कर लो आप, तो 135 याद हो जाएगा। कोड 135 135 याद कर लीजिए। अगर वर्णमाला याद है तो कोई परेशानी नहीं होगी, सवाल आ गया तो कर पाएंगे। 135 याद कर लो, ठीक है। फिर देखिए महाप्राण कौन सा है? महाप्राण किसे कहते हैं? तो दूसरा महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, दूसरा और चौथा, यानी कि इसमें जो नहीं आए हैं, जो सीधी सी बात है, ये जब अल्प प्राण है तो बाकी इसमें जो बच गए वही तो हुए महाप्राण। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा व्यंजन आता है, वर्ण भी कह सकते हैं वैसे तो, पर यहाँ पे व्यंजन की बात हो रही है तो व्यंजन लिख दीजिए। ठीक है, तो दूसरा क वर्ग का हो गया, दूसरा ख और घ, च वर्ग का हो गया छ और झ, ट वर्ग का दूसरा हो गया ठ और ढ, त वर्ग का हो गया थ और ध, प वर्ग का हो गया फ और भ, यानी दूसरा और चौथा। 24 कोड वर्ड है, याद कर लीजिए। 24 दूसरा और चौथा। अब चाहे तो आप ये याद करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये याद करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। दोनों में से कोई एक भी अगर नंबर आप याद कर लेते हैं तो बचा हुआ है वो क्या है? वो महाप्राण है। अगर महाप्राण का याद है 24 तो अल्पप्राण का 135। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लीजिए तो कोई परेशानी नहीं है। और देखिए मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही रुचिकर विषय है वर्ण का, और आप जितना रुचि के साथ में पढ़ेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। जितना समझेंगे, समझ के करेंगे उतना मजा आएगा। रटने से कोई भी बात जहन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर निश्चित नहीं हो पाती है, स्थित नहीं हो पाती है, तो उसको समझना चाहिए। समझने का टॉपिक है। देखिए जितने भी व्याकरण के जो करवाए हैं, संधि हो, समास हो, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, सब समझने की चीज है। जब समझ में आ जाती है कोई बात तो उसको किसी भी तरीके से घुमा कर पूछा जाए, आप बिल्कुल भी संदेह में नहीं पड़ेंगे। कोई भी आपके अंदर असमंजस की स्थिति नहीं
निश्चित जवाब दे पाएंगे जो सही है। ठीक है, तो आपसे फिर कहना चाहूँगी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस। और आज की हिंदी की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।